आज हम ये टॉपिक जो है इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, इतिहास की जानकारी के 3 प्रकार के स्रोतों में हमने साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे। और इसमें जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक और विदेशी विवरण, ये हमने पढ़ लिए थे। पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने अभिलेख और सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। 1 मिनट में हम इसको रिवाइज कर ले, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभिलेख क्या होते हैं ये पढ़ लिया था हमने। ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, छतों पर, मुद्रों पर, मुद्रा पर, मोहरों पर जो है उत्कीर्ण किए गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। उसके बाद में ये इतिहास की जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोत होते हैं। इनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। फिर बोग्ज का अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख अभिलेख है, जो ऋग्वेद की तिथि निर्धारण में सहयोगी है या सहयोगी माना जाता है, जिसमें 4 देवताओं को जो है मतलब गवाह के रूप में वहाँ उपस्थित थे। ये हमने पढ़ लिया। भारत के कुछ प्रमुख अभिलेख हमने पढ़े। कलिंग नरेश खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख। उसके बाद में शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद में सातवाहन नरेश पुलुमावी का नासिक गुहा लेख। उसके बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कौन इसको नहीं जानता। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। मालवा के शासक यशोधर्मन, महाराज यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, जो मालवा के इतिहास की जानकारी देता है। चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल का अभिलेख, जो ये बताता है कि हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, या हर्ष और पुलकेशिन का संघर्ष जो था उसकी जानकारी देता है। प्रतिहार शासक भोज की ग्वालियर प्रशस्ति राजा मिहिर भोज के बारे में, जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेशनगर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, ये भी एक अभिलेख है। गरुड़ स्तंभ पुरातात्विक स्रोत में आता है, और ये एक अभिलेख है जो कि प्राचीन काल के या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ था उसके बारे में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त कई अभिलेख, मूर्तियां, ताम्रपत्र, सिक्के आदि भी है जो जानकारी मिलती है, जिनसे जानकारी मिलती है। पूना के रिद्धपुर से प्राप्त 2 ताम्रपत्र जानकारी देते हैं प्रभावती गुप्ता की। मुद्रा और सिक्के हमने पढ़े। तो सिक्के प्राचीन काल में इतिहास की जानकारी देते हैं। ये भी अभिलेख के बारे में दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत है। इनका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, यानी कि मुद्रा शास्त्र। सिक्कों से आर्थिक स्थिति इनकी जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्के 8वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा कि जो प्राचीनतम सिक्के भारत में मिले हैं वो चांदी धातु के हैं। उनको पंचमार्ग कॉइन्स यानी कि आहत सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के थे, इनको कूट पीट कर बनाया गया था, तैयार किया गया था। कारशापण, धरण, शतमान, पुराण, ये इनके नाम हैं, सिक्कों के प्राचीनतम नाम। आकृतियां मिलती है प्राचीनतम सिक्कों पर, लेकिन उन पर कोई लेख उत्कीर्ण नहीं मिलते। भारत में पहली बार लेख युक्त सिक्के जो है ये यवन शासकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा जारी करवाए गए थे। उन्हीं के द्वारा सोने के सिक्के पहली बार जारी किए गए। 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारत की जानकारी केवल सिक्कों से ही मिलती है। उसके बाद में हमने कुछ प्रमुख सिक्के पढ़े, जैसे कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी के होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि वो वीणा बजाने का शौकीन था। अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी मिले हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के से पता चलता है कि उसने समुद्र विजय की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली के सिक्कों से उसके पश्चिमी भारत के शकों पर विजय की जानकारी मिलती है। यहाँ तक हमने वर्णन पढ़ लिया था। और हमें इतिहास की जानकारी के ये टॉपिक, मतलब ये अंतिम प्रकरण है हमारा। इतिहास की जानकारी के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत में जो तीसरा है, पुरातात्विक में 3 प्रकार के स्रोत है, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। जो तीसरा है स्मारक, ये हमें आज पढ़ना है। चलिए। हाँ जी। स्मारक क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारी चीजें स्मारक में आती है, लेकिन स्मारक का अगर हम सीधे सीधे देखें, इतिहास में या पुरातत्व में हम स्मारक का अर्थ देखें, तो इसका मतलब है किसी की स्मृति में किया गया निर्माण। ये स्मारक का मतलब ही, अंग्रेजी में इसको मोन्यूमेंट कहते हैं, MONUMENT, मोन्यूमेंट। स्मारक का मतलब ही है किसी की स्मृति में करवाया गया निर्माण, या ऐसा कोई अवशेष, ऐसा कोई पुरातात्विक स्थान, जगह, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, कोई पुरातात्विक तत्व जो कि प्राचीन काल की जानकारी देता है, स्मारक कहलाता है। देखो, स्मारक का अर्थ है किसी की स्मृति में करवाया गया निर्माण, अर्थात प्राचीन काल में बनवाया गया कोई भी निर्माण हो, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी प्रकार की संरचना हो। ओके, जैसे किले, महल, बावड़ियां, तालाब, मूर्तियां, घर, स्तंभ, घर माने मकान। ओके, स्तंभ, मंदिर, स्तूप, मठ आदि, और भी सैकड़ों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सब स्मारक कहलाती है। सब, जैसे स्तंभ है कोई, हमने हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ पढ़ा, तो उस पे है तो पिलर, उस पे कुछ लेख लिखा है। अब लेख है वो तो अभिलेख है, लेकिन पूरा स्तंभ जो है वो स्मारक है, या स्मारक के अंतर्गत उसको देखा जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, तो प्रयाग प्रशस्ति तो उस स्तंभ पे लिखा गया लेख है, केवल उस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। लेकिन पूरा पूरा स्तंभ जो है, पिलर, वो स्मारक के अंतर्गत आता है। ओके, जो पुराने किले, महल, बावड़ियां, तालाब, मूर्तियां आदि हैं, इनको स्मारक कहते हैं। इनसे विभिन्न कालों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सामाजिक स्थिति की पता जानकारी मिलती है,
कि समाज कैसा था, मकान, भवन, घर किस प्रकार के बने हैं, उनसे हमें पता चलता है कि उस समय समाज की स्थिति क्या थी। लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे या एकल परिवार के रूप में, ओके? और फिर ये पता चलता है कि घरों का आकार छोटा है या बड़ा, तो अनुमान लगाते हैं कि इस समय आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी या आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, ठीक है? अगर कहीं पर जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं, पूर्व का टीला, पश्चिम का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से मिले हैं, ओके? पूर्व के टीले में नगर के अवशेष होते थे, पश्चिम के टीले में दुर्ग के अवशेष होते थे। तो उससे पता चलता है अगर कोई नगर है या कोई एक जगह है जहाँ से बहुत सारे घरों के साक्ष्य मिले हैं और उसके पास में कोई एक बड़ा घर हो, तो ये पता चलता है कि संभवतः वो किसी शासक का, किसी पुरोहित का, राजा का घर रहा होगा, ओके? कोई महल मिला हो तो उसके बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। अलग-अलग कालों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में स्मारक हमें जानकारी देते हैं। आज के हिसाब से हम अगर देखें, मान लीजिए मुगल काल है, उसमें कोई ताजमहल बनवाया गया, मुगल काल में कोई लाल किला बनवाया गया, मुगल काल में कोई आगरा का किला बनवाया गया, स्मारक ही है सभी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आते हैं ये। और इनको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि मुगल काल में स्थापत्य का स्तर किस लेवल तक था या कितना हाई था, या स्थापत्यकार जो थे मुगल काल के कितने उत्कृष्ट हुआ करते थे। हम प्राचीन भारतीय इतिहास में देखें तो हम लोगों को राजपूत काल के यानी कि 700 से 1200 ईस्वी के बहुत सारे निर्माण प्राप्त होते हैं। हम उससे और पीछे जाएं तो जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल है, तो मौर्य काल के कोई भवन पर्टिकुलर भारत में नहीं मिलते, लेकिन मौर्य काल के स्तूप, मौर्य काल के स्तंभ या मौर्य काल की कुछ अन्य गुफाएं हम लोगों को प्राप्त होती है, जो कि उस काल के बारे में जानकारी देती है। गुप्त काल के बारे में गुप्त काल के भी कोई पर्टिकुलर सीधे महल नहीं मिलते, लेकिन गुप्त काल के मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर, घुमरा का शिव मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो वो गुप्त काल के स्थापत्य के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, उसके बाद में और कोई काल देखें, हम हर्षवर्धन का काल देखें, थानेश्वर का वर्धन राजवंश, तो उसमें भी कई चीज़ें प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उनके साक्ष्य, उनके अवशेष आज भी भारत में मौजूद हैं। हम कुछ प्रमुख जो स्मारक भारत में जहाँ-जहाँ से मिले हैं, उन स्थानों को थोड़ा-थोड़ा देखेंगे, 2-4 प्रमुख स्थान देखेंगे और आपको पता चलेगा कि भारत के ह मतलब एक प्रकार से हम पूरे भारत का व्यू लेंगे इस प्रकरण में, और आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल में भारत में कितने स्थान थे, जहाँ पर जो है स्मारक हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। विभिन्न कालों की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति की जानकारी स्मारकों से प्राप्त होती है। स्तूप मंदिर आदि, अब अगर कहीं पर स्तूप प्राप्त हुआ है, आप जानते हो ईंटों को चुनकर बनाई गई अर्धचंद्राकार आकृति स्तूप कहलाती थी, तो कहीं पर स्तूप प्राप्त हुए हैं या कहीं पर टेम्पल प्राप्त हुए हैं, मंदिर प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार से मान लीजिए कहीं से मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है? तो स्तूप और मंदिर जो है, ये इस बात की जानकारी देते हैं कि उस काल में धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति कैसी थी। मान लीजिए कि गुप्त काल के बहुत सारे मंदिर भारत में प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में बहुत सारे हिंदू मंदिर बनवाए गए और वो हम लोगों को भारत में प्राप्त होते हैं, ज़्यादातर मध्य भारत से, आजकल के मध्य प्रदेश से। तो इसको इससे पता चलता है कि एक तो गुप्त काल का ज़्यादातर विस्तार या ज़्यादातर साम्राज्य का जो आधार था, वो मध्य भारत में विस्तृत था, आजकल के एमपी में। और दूसरा ये कि उस काल के शासक संभवतया वैष्णव धर्म के या हिंदू धर्म के अनुयायी थे, जो कि क्लियर है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके काल में, गुप्त शासकों के काल में भागवत धर्म की पर्याप्त उन्नति हुई होगी। स्तूप भारत में बहुत सारे मिले हैं और सबसे ज़्यादा स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाए गए। हम कहते हैं कि अशोक ने, परंपरा के अनुसार माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुछ स्तूप हमें हमें आज भी उनमें से प्राप्त होते हैं, जैसे सांची का स्तूप, नागार्जुनकोंडा का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती का स्तूप। और अब उन कुछ स्तूपों को अगर हम देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि संभवतः अशोक के काल में बौद्ध धर्म मतलब क्या व्यापक रूप से प्रचलित हुआ, व्यापक रूप से प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का, और यहाँ तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था। मतलब अशोक का बौद्ध धर्म यहाँ तक साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, नागार्जुन कोंडा तक या फिर अमरावती तक, जो कि आजकल आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत में है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के सैकड़ों पुरातात्विक स्थलों से, अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने अवशेष प्राप्त हुए हैं, सब स्मारक ही हैं। घरों के अवशेष मिले हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, राखीगढ़ी, धोलावीरा। 1400 स्थान अब तक मिल चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी भी अवशेष मिल चुके हैं, लेकिन उनका क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं। जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है इन स्थानों की संख्या 1600, 1700, 1800 तक हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के सैकड़ों पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त अवशेष उस युग की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में ही जानकारी देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जितना, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो लिपि के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि बर्तन भांडे मिले, मोहरें मिली, मुद्राएं मिली, लेकिन उन पर जो लिपि लिखी गई है, लिखे गए अवशेष, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सैंधव लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, और सैंधव लिपि को पढ़ नहीं पाए तो हम लोगों को क्लियर लिखा हुआ तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। हम लोग केवल अनुमान लगाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों के आधार पर। ओके, एक बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई बड़ा क्षेत्र है जहां पर उत्खनन करवाया गया है इसे। अब मान लीजिए ये पूर्व दिशा है और ये है पश्चिम दिशा, यहाँ पर बड़ा टीला मिला और यहाँ पश्चिम मान लीजिए छोटा टीला मिला, जस्ट इमेजिन।
ओके। और पूरब के टीले में तो क्या है, मतलब क्या, सॉरी, पूरब में बड़ा टीला मिला और पश्चिम में मिला छोटा टीला। तो पूरब के टीले में मान लीजिए बहुत सारे घर हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये नगर के अवशेष हैं, ठीक है। पश्चिम के टीले में मान लीजिए एक ही घर मिला है, तो वो लोग कहते हैं यहाँ दुर्ग के अवशेष हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि पूर्व में नगर, पश्चिम में दुर्ग के अवशेष हैं। हो सकता है कि पश्चिम में जो दुर्ग है, एक ही घर मिला है, वहां पर कोई राजा रहता हो या पुरोहित रहता हो या कोई शासक रहता हो, गणतंत्र का मुखिया रहता हो। और पश्चिम वाला जो पूरब वाला टीला है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, हो सकता है यहाँ आम नागरिक रहते हो। तो सिंधु सभ्यता के बारे में अनुमान ही तो है। मोहर मिली जिस पर एक मतलब क्या है, क्षितिज आकार में लेटी हुई नारी का चित्र है। इस प्रकार से एक मोहर मिली, उस पर क्षितिज आकार, मोहर है, उस पर क्षितिज आकार में लेटी हुई नारी का चित्र है, उसके गर्भ से कोई वृक्ष निकल रहा है। ओके। तो इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेताओं ने माना कि संभवतः ये पृथ्वी देवी का चित्र है, जिसकी सिंधु निवासी पूजा करते होंगे। मोहर मिली जिस पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए योगी का चित्र है, जिसके सिर पर त्रिशूल जैसी आकृति है और उसके आगे चार पशु खड़े हैं। तो इतिहासकार पुरातत्ववेता मानते हैं कि ये संभवतः भगवान शिव के उस रूप की पूजा है जिसको हम पशुपतिनाथ कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जितने अवशेष मिले हैं, सब के सब स्मारक के अंतर्गत आते हैं। ओके। और इनसे ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब स्मारक जो है ये प्राचीन इतिहास की जानकारी के पुख्ता माध्यम है और ये सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। अब हम यहाँ से एक छोटी सी यात्रा शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम देखेंगे कि भारत के इतिहास की जानकारी हमें मुख्य रूप से किन किन स्थानों से मिलती है। ओके, दो चार प्रमुख स्थान है, वो हम चर्चा करेंगे। भारत में प्रमुख प्राचीन कालीन स्मारक स्थल निम्न है। स्मारक स्थल वैसे तो हजारों हैं, और इनकी संख्या अगर मैं बताने लगूं आपको तो हमारी क्लास इतनी लंबी हो जाएगी कि मतलब क्या है, स्थान खत्म नहीं होंगे। बहुत, पूरा भारत ही ऐतिहासिक है, लाखों करोड़ों स्थान है भारत में। लेकिन कुछ प्रमुख, भारत में प्रमुख प्राचीन कालीन स्मारक स्थल निम्न है, जिनकी खुदाई एवं खोज से प्राचीन इतिहास के निर्माण में पर्याप्त योगदान प्राप्त हुआ है या पर्याप्त जानकारी मिलती है। पहले नंबर पर हमने स्थान देखा है मथुरा, उत्तर प्रदेश। विभिन्न कालों में संस्कृति व कला के साथ राजनीति का भी केंद्र रहा। मथुरा जो है ना, मथुरा, अगर आप इंडिया के मैप में देखो तो मथुरा यहाँ है, ऐसे भारत है इस प्रकार से। और भारत में यहाँ है दिल्ली, यहाँ है आगरा, साउथ में आगरा है। दिल्ली और आगरा के बीच में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है, 192 किलोमीटर। और दिल्ली, और ये दिल्ली है, ये आगरा है, दोनों के बीच में है एग्जैक्टली, दोनों के बीच में मथुरा, यूपी में पड़ता है मथुरा। और मथुरा जो है ना, एक तो ये है कि ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करता था महाभारत के अनुसार। महाभारत के अनुसार तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी मथुरा, यादव वंश की राजधानी। और जो इतिहास है उसकी दृष्टि से हम क्या देखते हैं कि मथुरा जो है ये लंबे समय तक कला के क्षेत्र में मूर्ति कला का केंद्र रहा था। और मूर्ति कला के बाद में और भी बहुत सारी कलाएं थी जिनका यहाँ पर विकास हुआ। तो मथुरा जो है भारत में, ये वाला मथुरा, मथुरा भारत के पुरातात्विक स्थलों में, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक स्थलों में सबसे पहले नंबर पर आता है। और यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे मेन चीज जो है ना यहाँ, वो है बुद्ध की बनाई गई बहुत सारी प्रतिमाएं, मूर्तियां। और यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई, उस शैली का नाम ही मथुरा शैली हो गया, जिसमें भावों को प्रधानता दी गई। भारतीय भारतीय जो भाव प्रधान कला है, वो मथुरा शैली को माना जाता है, मूर्ति कला की मथुरा शैली। ओके, उत्तर प्रदेश में मथुरा भारत के पुरातात्विक स्थलों में अग्रणी स्थानों में माना जाता है। भारत के स्मारक स्थलों में दूसरा है सारनाथ। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देने वाले स्मारक जहां से मिले हैं, सारनाथ। सारनाथ को कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में वाराणसी जिले में, ऐसे भारत है मान लीजिए, और भारत में ये यूपी है, यहाँ जिला है वाराणसी यूपी में। बनारस, कौन नहीं जानता बनारस को। और बनारस जिले में एक स्थान है सारनाथ। एक बात तो यह है कि भगवान बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को यहीं दिया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको हम कहते हैं, बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन यहीं किया गया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन यहीं से हुआ, यानी यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, धर्म प्रचार की बुद्ध के द्वारा। तो अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसको शीर्ष पर 4 शेर अपनी पीठ जोड़कर बैठे हैं। इसको सारनाथ का चतुर्सिंग शीर्ष स्तंभ कहते हैं। 4 शेर अपनी पीठ जोड़कर बैठे हैं। इसको वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। और आजकल ये कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में है, सारनाथ के सिंह स्तंभ का जो शीर्ष भाग है ये। ओके। तो ये पूरा सारनाथ का सिंह सिंह स्तंभ है। और सारनाथ एक स्थान है, पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, जहां पर प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। सारनाथ के बाद में तीसरे नंबर पर है पटना, पाटलिपुत्र। पटना को कौन नहीं जानता। भारत के वर्तमान हिसाब से अगर देखें, वर्तमान मैप में बिहार राज्य की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी पटना, जो मैंने बीच में बिंदी लगाई है, प्राचीन नाम इसका पाटलिपुत्र है।
लंबे समय तक ये मगध साम्राज्य की राजधानी रहा। और मगध साम्राज्य की राजधानी का मतलब ये है कि ये उदयन नाम का राजा था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई मगध शासन में, मगध के इतिहास में। और जब इसकी स्थापना की गई गंगा और सोन नदी के संगम पर, तो पहले तो ये मौर्य वंश की राजधानी रहा, कालांतर में गुप्त शासकों की, और मतलब क्या है, गुप्त काल के बाद में भी हर्ष से पहले भारत में सत्ता का, राजनीति का प्रमुख केंद्र था। और ये पूर्वी भारत में स्थित पाटलिपुत्र ही था, जहाँ से पूरे भारत का शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र जो है, यहाँ पर भी खुदाई में बहुत सारे प्राचीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इतिहास की जानकारी के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा स्थान हमने पढ़ा मथुरा, दूसरा सारनाथ, तीसरा पाटलिपुत्र पटना। पटना के बाद में है नालंदा, भारत के पुरातात्विक स्थलों में जहाँ से हमें स्मारक प्राप्त हुए हैं। चौथा स्थान नालंदा मैं लेकर आया हूँ। नालंदा बिहार के पूर्व में, वर्तमान में खुद ही एक जिला है। बिहार में स्थित एक जिला है नालंदा। ओके। और नालंदा जिला जो है, यहाँ से एक प्राचीन यूनिवर्सिटी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप जानते हो नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है। लगभग 415 से 455 तक ये काल था। 415 से 455 तक ये काल था कुमारगुप्त शासक का, कुमारगुप्त का, जो कि कुमारगुप्त प्रथम जिसको कहा जाता है। ये गुप्त काल का प्रतापी शासक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र। और कुमारगुप्त ने अपने शासन काल में कभी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ऐसे माना जाता है। तो 415 से 455 के दौरान इसकी स्थापना करवाई गई। लगभग 800-900 ईस्वी तक ये भारत में शिक्षा का प्रधान या प्रमुख केंद्र रहा। 629 से 600 लेके 645 तक, 629 से 645 तक जब भारत में हुएन आया था, तो हुएन ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर लगभग 300 कक्ष, 300 कमरे थे, 1000 आचार्य थे, 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर तर्क, ज्योतिष, विज्ञान, गणित, अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। ओके। यहाँ पर यहाँ पर एक 3 मंजिला भवन था, जहाँ पर विशाल पुस्तकालय था, जिसमें अलग अलग विषयों की बहुत सारी किताबें रखी जाती थी। सम्राट हर्ष के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 100 गांव दान में दिए गए थे। और आचार्य शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रवेश द्वार हुआ करते थे। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो द्वार पंडित होते थे, वो परीक्षा लेते थे, जिसके द्वारा इसमें जो है एडमिशन मिलता था। और जिस विद्यार्थी को एक बार एडमिशन मिल जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में, उसके पश्चात उस विद्यार्थी के शिक्षा का तमाम व्यय, तमाम खर्च विश्वविद्यालय के द्वारा उठाया जाता था। तो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा, जो कि वर्तमान बिहार के नालंदा में स्थित था। ओके। और इसके अवशेष हमें आज भी प्राप्त होते हैं। और नालंदा प्राचीन भारत की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में है। यह नालंदा विश्वविद्यालय ही एक स्मारक है, जो इतिहास की जानकारी देता है, या इतिहास की गौरव गाथा का वर्णन करता है। पांचवें नंबर पर है राजगृह। प्राचीन नाम तो इसका राजगृह था, वर्तमान में इसको राजगीर कहते हैं। बिहार का राजगीर जिला, बिहार में एक जिला है राजगीर। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी यही हुआ करता था। जब मगध राज बिंबिसार, बिंबिसार का शासन था, हर्यक वंश का आरंभिक शासक बिंबिसार, 544 ईसा पूर्व से जिसने शासन शुरू किया था, और 494 ईसा पूर्व तक शासन किया था बिंबिसार। ये मौर्य काल से भी पहले की बात है, और ये सिकंदर के आक्रमण से भी पहले की बात है। तो उस समय राजधानी राजगृह में हुआ करती थी। राजगृह ये वही स्थान है जहाँ पर सप्तपर्णी गुहा या सप्तपर्णी गुफा नाम का स्थान था, जहाँ अजात शत्रु के द्वारा पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात। तो राजगृह आज, यानी राजगृह जो पुरातात्विक स्थल है बिहार के राजगीर जिले में, ये आज अपने जीवंत रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज भी कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ की खुदाई में, या हुए हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास की कहानी कहते हैं। प्राचीन भारत के स्मारक स्थलों में राजगीर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राचीन मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी रहा। पहले राजगीर राजधानी हुआ करती थी, बाद में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। उसके बाद में है सांची। प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्मारक स्थलों में सांची छठे नंबर पर है। सांची वह स्थान है जहाँ एक तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मैप के हिसाब से आप देखो तो एमपी है, भारत के बिल्कुल बीच में एमपी। और एमपी में एक जिला है रायसेन जिला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची एक स्थान है, जो अशोक द्वारा बनाए गए विश्व प्रसिद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, लेकिन उनमें से सबसे जीवंत, सबसे शानदार, सबसे उत्कृष्ट नमूना जो है स्तूप निर्माण का, ये सांची का स्तूप है। प्राचीन भारत के में स्तूप निर्माण में जितने आर्ट, जितने विधाएं, जितनी कलाएं पाई जाती थी, वो सारी कलाएं इस स्तूप में विद्यमान है।
चाहे वो अंड हो, चाहे वो हर्मिका हो, चाहे वो छत्र हो, चाहे वो इसके चारों ओर की परिखा, चारदीवारी हो, चाहे चबूतरा हो, चाहे इसका जो मुख्य भाग है उसके आंतरिक भाग में विहार और जो मतलब क्या है, क्या कहते थे, एक तो होता था विहार और एक होता था चैत्य। हाँ, चैत्य और विहार की संकल्पना हो, सारी विशेषताएं इसमें है सांची का स्तूप। और सांची एक पुरातात्विक स्थल है भारत में, जहाँ सांची का स्तूप तो मैन है, मुख्य है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्तूप प्राप्त हुए हैं और ये भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं। सांची के स्तूप के बाद में सातवें नंबर पर सांची के बाद में सातवें नंबर पर भारत का स्मारक पुरातात्विक स्मारक स्थल है भरहुत। मध्य प्रदेश के सतना जिले में, एमपी का एक जिला है सतना, यहाँ पर एक सतना जिले में एक गांव है भरहुत, छोटा सा गांव है भरहुत। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो यहाँ से स्तूप मिला है, भरहुत का स्तूप, अशोक के द्वारा ही निर्मित करवाया गया, बौद्ध धर्म को समर्पित। और इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी छोटी-छोटी चीजें प्राप्त हुई है, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देती है। आपको यहाँ पर मैं एक विजिट करवा रहा हूँ भारत के इतिहास की, कि कौन-कौन से स्थल है जहाँ से प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। भरहुत, सतना जिला, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में है कौशाम्बी, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो यूपी है, उस यूपी के दक्षिण में ये जिला है। ऐसे यूपी यहाँ है कौशाम्बी, यूपी के साउथ में। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में एक जिला है कौशाम्बी जिला, वर्तमान में एक जिला है कौशाम्बी, खुद ही मतलब। और कौशाम्बी जो जिला है ये इसमें लिखा है प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। वत्स महाजनपद था 16 महाजनपदों में, उस वत्स महाजनपद की राजधानी था कौशाम्बी। और यहाँ के राजा हुए थे उदयन, वत्सराज उदयन, जिनकी कहानी एक ग्रंथ था स्वपन वासव दत्ता, भास का, महाकवि भास का ग्रंथ था स्वपन वासव दत्ता। तो उसमें जो वासव दत्ता थी वो उदयन की प्रेमिका के रूप में दर्शाई गई, और वत्स के राजा उदयन ने यहाँ पर मतलब क्या है, व्यापक कार्य करवाया था। एक कौशाम्बी के लिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार समर्पित किया गया था, जिसका नाम बताया जाता है घोषिताराम। ये हम आगे पढ़ेंगे। घोषिताराम नाम का विहार कौशाम्बी में बुद्ध को दिया गया था। बुद्ध को घोषिताराम नाम का विहार कौशाम्बी में दिया गया था। ये आप जो देख रहे हैं चित्र, ये कौशाम्बी के प्राचीन पुरातात्विक स्थल की फोटो है, पिक है, जहाँ से मतलब क्या है, प्राचीन काल में जहाँ कौशाम्बी नगरी हुआ करती थी। तो ये स्थान भी भारत में प्राचीन स्मारक के रूप में या पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कौशाम्बी यूपी के दक्षिण में है। कौशाम्बी के बाद में है अरिका मेडु। अब ये अरिक मेडु या अरिका मेडु आधुनिक पुडुचेरी में है। अब ये पांडुचेरी यहाँ लिखा है, पांडुचेरी शब्द सही नहीं है, पुडुचेरी में है, PUDUCHERY, ये पुडुचेरी शब्द है सही। पुडुचेरी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 4 जिलों के रूप में विख्यात है। हालांकि ये हमें नहीं पढ़ना। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पुडुचेरी, यमन, कराकल, माहे, 4 जिलों के रूप में फैला हुआ है। पुडुचेरी जो है ना, ऐसे ऐसे करके भारत है, मान लीजिए इस भारत में ये तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में यहाँ पुडुचेरी है। मैं इसको अलग कलर से दर्शा देता हूँ। तमिलनाडु की भौगोलिक सीमा में स्थित है ये पुडुचेरी, यहाँ है पुडुचेरी। और पुडुचेरी के पास में, पुडुचेरी जहाँ है उस पुडुचेरी नगर के पास में अरिकमेडु नाम का एक स्थान है, पुरातात्विक स्थल, बड़ा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है अरिकमेडु। सैकड़ों बार असिस्टेंट प्रोफेसर, ये स्कूल व्याख्याता, या फिर जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, या फिर कोई नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर स्टेट में एग्जाम हो, सैकड़ों बार अरिकमेडु पूछा जाता है। अरिकमेडु जो है ये प्रथम शताब्दी ईस्वी के रोमन सिक्के, बर्तन आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है ना, ये स्थान तो है भारत में, भारत के पूर्वी तट पर, मतलब जो कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु की तटरेखा, उस कोरोमंडल तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था। ओके, पूर्वी तट पर। खास बात यह है कि बंगाल की खाड़ी के किनारे था ये, तो यहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। जो पश्चिमी भारत के इटली की राजधानी रोम है, वहां के साथ उस समय व्यापार होता था। और उस व्यापार का ये प्रमाण है अरिकमेडु। अरिकमेडु से कुछ रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुछ रोमन बर्तन प्राप्त हुए हैं, कुछ रोमन अन्य अवशेष, मुद्राएं प्राप्त, मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इस बात का सबूत है कि संभवतया यहाँ से मतलब इस स्थान पर से रोम का सीधा व्यापार होता था। तो रोम के साथ व्यापार का सूचक स्थान है अरिकमेडु। और ये बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ जो फोटो दी गई है, ये अरिकमेडु के प्राचीन पुरातात्विक स्थल का चित्र है, प्राचीन इतिहास की जानकारी का स्रोत। पत्तडकल, सीधा सा नाम है, इतिहास में बहुत बार पूछा जाता है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में, मैं अगर इसको मैप पे बनाऊं तो आप ऐसे देखेंगे, ये मान लीजिए भारत है,
यहाँ जिला राज्य है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक, ये है केरल। बीच वाला कर्नाटक है। कर्नाटक के उत्तर में यहाँ एक जिला है बागलकोट जिला, कर्नाटक का बागलकोट। और बागलकोट जिले में एक गांव है। आजकल तो गांव क्या है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आजकल तो ये एक नगर में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये स्थान है पत्तड़कल, कर्नाटक के बागलकोट जिले में। 7वीं 8वीं शताब्दी के हिंदू और जैन मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध है। एक तो हिंदू धर्म के मंदिर और एक जैन धर्म के मंदिर इनके लिए प्रसिद्ध है। और निश्चित रूप से आप फोटो में देख रहे हो मेरे पीछे स्क्रीन पे कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर प्राप्त हुए हैं, ये उस समय की 7वीं 8वीं शताब्दी की दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की जो कला थी, उसके विकास को सूचित करते हैं। हम इनकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि पत्तड़कल प्राचीन भारत के इतिहास का पुरातात्विक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। चित्तलदुर्ग, अब इसको चित्तलदुर्ग भी कहते हैं, इसको चित्रदुर्ग भी कहते हैं, ऐसे चित्रदुर्ग। ये चित्रदुर्ग है ना, खुद ही एक जिला है कर्नाटक का, किसी जिले में नहीं है। चित्रदुर्ग खुद कर्नाटक का एक जिला है और ये प्राचीन पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है चित्रदुर्ग, ऐसे इस प्रकार से मान लीजिए कर्नाटक भारत है, भारत में यहाँ कर्नाटक और कर्नाटक में यहाँ है, मतलब कर्नाटक के पूर्वी भाग में। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि एक तो यहाँ पर कई सारे मंदिर प्राप्त हुए हैं और एक यहाँ पर मतलब लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्रसिद्ध किले के साक्ष्य। तो चित्रदुर्ग दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में है। ये पूछ लिया जाए चित्रदुर्ग वर्तमान में कहाँ है, तो कर्नाटक में। पत्तड़कल वह भी कर्नाटक में है। पत्तड़कल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, चित्रदुर्ग एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में जहाँ दुर्ग और मंदिर दोनों मिले हैं। तालकड़ू, तालकड़ू नाम का स्थान तालकड़ू, क्योंकि साउथ इंडिया में है, कर्नाटक में ही। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित तालकड़ू लगभग 30 प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एक मंदिर की फोटो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप मानचित्र में देखें तो जो कर्नाटक राज्य है उसके दक्षिण में ये कर्नाटक है, उसके दक्षिण में यहाँ मैसूर जिला है। मैसूर, आप जानते हो पहले कर्नाटक राज्य को ही मैसूर कहा करते थे, जिस समय यहाँ हैदर अली या टीपू सुल्तान का साम्राज्य हुआ करता था, मैसूर साम्राज्य या मैसूर प्रांत ऐसे। बाद में जब मतलब क्या है भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में कन्नड़ा भाषा के नाम पर इसका, क्योंकि यहाँ की स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा है, तो कन्नड़ा भाषा के नाम पर इसका नाम कर्नाटक राज्य कर दिया गया। ओके, तो कर्नाटक के दक्षिण में जिला है मैसूर जिला, और मैसूर जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थान है तालकड़ू। कावेरी के किनारे स्थित तालकड़ू प्राचीन भारत के लगभग 30 हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 30 मंदिर हैं। और निश्चित रूप से अगर हम यहाँ के मंदिरों का या इस स्थान का मतलब कि भ्रमण करें या यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई या खोज की जाए, तो ये पुरातात्विक प्रमुख जानकारी देने वाले स्रोत के रूप में स्थित है। तालकड़ू, मैसूर जिला, कर्नाटक। हेलबिट, अब ये हेलबिट भी कहते हैं इसको, और इसको हले बिडू भी कहते हैं, ऐसे हले बिडू, ऐसे हले बिडू, या इसको हले बिड भी कहते हैं। हले बिड, तीन नाम है। हले बिडू, हले बिड या हेल बिड, ऐसे। कर्नाटक के हासन जिले में, हासन जिले का मतलब ये है इस प्रकार से, ये कर्नाटक के लगभग पश्चिम वाले एरिया में है, ये कर्नाटक है इसके पश्चिम वाले एरिया में है। हेलबिड या हलेबिड प्राचीन होयसल राजवंश की राजधानी। दक्षिण भारत में प्राचीन काल में एक राजवंश हुआ था, होयसल राजवंश। उस होयसल राजवंश की राजधानी था, एक बात तो ये। कुछ उनके जो मतलब क्या नगर स्थापत्य था उसके अवशेष यहाँ मौजूद है। उसके अलावा बहुत सारे हिंदू और जैन मंदिर हल्लेविड में प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय कलात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास या अध्यात्म के विषय में जानकारी देते हैं। एक तो हिंदू और एक जैन। तो एक तो इस बात का सबूत है कि यहाँ तक दक्षिण भारत में कर्नाटक के हल्लेबीड तक या हासन जिले तक जैन धर्म का और हिंदू धर्म का विस्तार था। और दूसरा ये कि कला का विकास किस रूप में हो चुका था। अगर आप जूम करके इस पिक को देखें या आप गूगल में सर्च ही कर दें हल्लेबीड, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल के स्थापत्य का यहाँ पर विकास हो चुका था। हलेबीड हासन जिला कर्नाटक में स्थित प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख स्मारक स्थलों में से एक है। मास्की, नाम लेते ही आपको समझ में आ जाएगा। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडेगोलम, चार स्थान हैं जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और ये वो अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडेगोलम,
जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। हम क्या पढ़ते हैं कि अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। केवल 4 अभिलेख है जिसमें उसका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। ये मास्की है, कर्नाटक के रायचूर जिले में। और अशोक के अभिलेख के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आपके सामने जो मैं एक शिलाखंड, पत्थर का टुकड़ा लेकर आया हूँ, ये फोटो है उसकी, और ये वो अभिलेख है, मास्की का अभिलेख, जिस पर अशोक का अशोक नाम लिखा हुआ मिलता है। क्योंकि ब्राह्मी लिपि में है तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ओके। लेकिन इस पर जो उत्कीर्ण किए गए अक्षर है, ये जो खुदाई की गई है, इसमें ये अशोक का अभिलेख है और अशोक के व्यक्तिगत नाम की जानकारी देता है। प्राचीन भारत के प्रमुख स्मारक स्थलों में से एक है मास्की। वर्तमान में कर्नाटक के रायचूर जिले में है। देवगढ़, वापस उत्तर भारत में आ गए हम। उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उसका जिला ललितपुर, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ स्थान वह स्थान है जो गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे मेन जो मुख्य मंदिर है वो है भगवान विष्णु को समर्पित दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार। भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित ये मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों में इसको सबसे प्रसिद्ध या सबसे सुंदर माना जाता है। और इस मंदिर के अलावा भी देवगढ़ मतलब क्या है, पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। निश्चित रूप से ये स्मारक या देवगढ़ का जो मंदिर है या देवगढ़ के अन्य पुरातात्विक स्थल है, अन्य पुरातात्विक साइट्स हैं, वो प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। अजंता, अजंता को कौन नहीं जानता। प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्मारक स्थलों में अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन के पास में स्थित वह स्थान है जहां अजंता की पहाड़ियां हैं, अर्धचंद्राकार इस प्रकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। और उन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में 29 गुफाएं बनी हैं, 29 गुफा मंदिर। आप फोटो देखिए किस प्रकार से गुफाएं हैं। और ये 29 गुफाएं जो है मतलब क्या है, जैन ये बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित, इन गुफाओं से प्राचीन भारत के गुफा स्थापत्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो गुफा स्थापत्य, और दूसरा विश्व की प्राचीनतम में से एक चित्रकला की जानकारी मिलती है। अजंता गुफा स्थापत्य और चित्रकला दोनों के लिए प्रसिद्ध है। जब भी आप ड्राइंग विषय पढ़ें, चित्रकला के विषय में बात करें, तो भारत के अजंता की बात ना आए। विश्व इतिहास में कहीं पर भी किसी का भी इतिहास पढ़ें, अजंता के चित्रों की बात ना आए ऐसा संभव नहीं। अजंता चौथी मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 7वीं शताब्दी ईसवी के मध्य बनवाए गए मतलब क्या है, अद्भुत चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर में है। और ये भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देता है। विशेष रूप से चित्रकला के विषय में प्राचीन भारत में किस तरह से विकास हो चुका था, अजंता का निर्माण किसने करवाया अब तक ज्ञात नहीं है, रिसर्च चल रहे हैं, ये क्लियर है। ये अद्भुत स्थान है जो प्राचीन चित्रकला के, ये प्राचीन भारत की जो गुफा चित्रकला थी उसके बारे में जानकारी देता है। आज भी जीवंत चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। 29 गुफाएं यहाँ है। तंजोर, तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे स्थित तंजोर या तंजावुर स्थल, इसको तंजावुर भी कहते हैं, तंजावुर, ओके। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ये भारत देश है। और भारत देश में इस प्रकार से तमिलनाडु, ऐसे ऐसे कावेरी नदी, और कावेरी के किनारे स्थान है तंजौर। कावेरी नदी के किनारे तंजौर स्थान है, समुद्र के किनारे। प्रसिद्ध शासक था राजराज प्रथम, चोल वंश का। और चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर यहाँ है तंजौर में। और विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तो एक है, एक बात और है, पूरे भारत में बहुत सारे हिंदू मंदिर बनवाए गए आज तक, आज से पहले भी। लेकिन पूरे भारत में बनवाए गए हिंदू मंदिरों में सबसे अद्भुत और सबसे शानदार हिंदू मंदिर बृहदेश्वर मंदिर को बताया जाता है, तंजौर का बृहदेश्वर। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में से एक है, मतलब स्मारक के रूप में। ये उस समय की कलात्मक सौंदर्य है। और दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली थी मंदिर निर्माण की, जिसमें कि मंडप, गोपुरम, या मुख्य मंदिर का प्रांगण, या बहुत सारी दीवारों पर मूर्तियों का अंकन होता था, उस पूरी मतलब क्या स्थापत्य शैली या मंदिर निर्माण की शैली के बारे में जानकारी देता है। तंजौर शहर, तंजौर स्थान प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में है, तमिलनाडु में है, और बृहदेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त अभी यहाँ पर मैं कुछ 15-16 प्रमुख आपके लिए वो पुरातात्विक स्थल लेकर आया था जो इतिहास के, भारत के इतिहास की जानकारी देते। मैंने बताया सैकड़ों हैं, मतलब सैकड़ों क्या हजारों हैं। पूरा भारतीय इतिहास है, हर गांव, हर घर, हर जगह। हम राजस्थान के लिए पढ़ते हैं, कर्नल टॉड ने कहा कि ऐसा कोई गांव शहर नहीं जहाँ यूनाइटस जैसे मतलब क्या है, योद्धा नहीं हुए हो, जहाँ थर्मोपोल जैसी युद्ध भूमि ना हो।
तो राजस्थान तो क्या, भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, राजस्थान एक भाग है भारत का। तो आप सपोज कीजिए कि भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा। तो कण कण में इतिहास रचा गया है, हर जगह कोई पुरातात्विक स्थल है। यहाँ हमने कुछ वो प्रमुख 10-12 पुरातात्विक स्थल देखे जो भारत में हैं और जो इतिहास की जानकारी देते हैं। भारत के अलावा भारत के बाहर भी कुछ ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन भारत की संस्कृति से जुड़े रहे, जहां तक प्राचीन भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ और जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ लाइन देखिए, इनके अतिरिक्त भारत के बाहर स्थित दक्षिण पूर्वी एशियाई स्थलों से भी प्राचीन भारतीय स्मारक प्राप्त होते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब ये है, दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब ये है कि भारत मान लीजिए इस प्रकार से है। यहाँ भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, वर्तमान में म्यांमार के पास में यहाँ थाईलैंड, यहाँ कई और पड़ोसी देश है। फिर ऐसे ऐसे करके ये इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, कई सारे द्वीप है। ठीक है, तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। जावा, इस जावा में बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, बोरोबुदुर। जावा का बोरोबुदुर स्तूप। हम इसकी पूरी कहानी आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम केवल नाम देख रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित बोरोबुदुर स्तूप, ये वाला नहीं, यहाँ नहीं है, ये वाला जावा का बोरोबुदुर स्तूप। अब बौद्ध धर्म तो भारत का था, भारत से बाहर फैला, लेकिन भारत के बाहर इंडोनेशिया, जिसको कि उस समय सुवर्ण भूमि या सुवर्ण द्वीप कहा जाता था, तो इंडोनेशिया तक इसका जो है विस्तार हुआ बौद्ध धर्म का। और यहाँ पर विश्व के सबसे प्रमुख स्तूपों में से या सबसे बड़े स्तूपों में से एक बनवाया गया, बोरोबुदुर स्तूप, जिस पर मतलब क्या है, घंटे के आकार की बहुत सारी आकृतियां बनी हैं और इसके निर्माण कौशल को ही अपने आप में अद्वितीय बताया गया है। हम इसकी कहानी पूरी आगे बढ़ेंगे। जावा का बोरोबुदुर स्तूप प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में है और ये भारत में नहीं, भारत के बाहर है, प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। एक पूरी फोटो आपको दिख रही है, चारों तरफ पानी दिख रहा है, नहर दिख रही है, एक प्रकार की झील जैसी आकृति। मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया है, पुल बनाया गया है, और पीछे दूर ये वाला पूरा मंदिर का मुख्य प्रांगण दिख रहा है ऐसे। दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश भारत है, जहाँ हिंदू जनसंख्या ज्यादा रहती है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 1125 ईस्वी में, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 1125 ईस्वी में कंबोडिया देश में बनवाया गया, दक्षिण पूर्वी एशिया में। और कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसमें वो सारी विशेषताएं मतलब क्या मौजूद है, विद्यमान है, बनाई गई हैं, जो कि किसी भी हिंदू मंदिर में होनी चाहिए। अब ये मंदिर जो कि 1125 ईस्वी का है, इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में भारत के बाहर भी, जिसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं, ग्रेटर इंडिया, भारत के बाहर भी किस प्रकार से और किस लेवल तक भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ होगा। यहाँ के कलाकार गए होंगे, यहाँ के दार्शनिक गए होंगे, यहाँ के विद्वान लोग गए होंगे, यहाँ के स्थापत्यकार गए होंगे, और वहाँ का राजा, जिसका कि नाम ही सूर्यवर्मा था, उसका नाम ही इस बात को इंगित करता है कि इंडोनेशिया सॉरी कंबोडिया देश में भारत का ही प्रभाव पूरी तरह से विद्यमान था। संभवतः वो स्थान कभी भारत का हिस्सा रहा होगा। तो कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ से भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि कला वही है जो कि भारत में थी। वियतनाम का माइसोन मंदिर। वियतनाम भारत का एक पड़ोसी देश है दक्षिण पूर्वी एशिया में, और यहाँ पर एक मंदिर प्राप्त हुआ है भगवान शिव को समर्पित, जिसको कि वियतनाम का माइसोन मंदिर कहते हैं। नाम इसका माइसोन है, MYSON, माइसोन टेम्पल, भगवान शिव को समर्पित है। और ये मंदिर भी इस बात की जानकारी देता है कि 8वीं 9वीं शताब्दी में भारत के बाहर मतलब वियतनाम तक भारतीय संस्कृति का विस्तार था। इनके अलावा और बहुत सारे स्थान हैं, मतलब क्या है, बर्मा में, जो कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पर बहुत सारे पैगोडा मिले हैं, प्राचीन पैगोडा। जो थाईलैंड है, यहाँ पर कई पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं भारत की संस्कृति से संबंधित। सुमात्रा द्वीप पर कई सारे पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। और पूरे का पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, यहाँ पर हजारों पुरातात्विक स्थल मिले हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की या प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। इस टॉपिक में यहाँ हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे की कहानी हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक हम यहाँ पूरा करेंगे। मैं 1 मिनट में इसको रिवाइज कर दूं। हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ रहे थे, और स्रोत में हमने पढ़ा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत 3 प्रकार के हैं: साहित्यिक, विदेशी विवरण, पुरातात्विक। साहित्यिक में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी,
दो प्रकार के होते हैं साहित्यिक स्रोत, धार्मिक और धार्मिकेतर साहित्य। तो धार्मिक में हमने अलग-अलग ब्राह्मण धर्म का साहित्य, जो जैन धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य, उसके बारे में कुछ वर्णन पढ़ा। धार्मिकेतर में हमने पढ़ा कि बहुत सारी किताबें, पुस्तकें प्राचीन काल में लिखी गई, जो कि इतिहास के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद में हमने विदेशी वर्णन पढ़े, साहित्य के बाद में विदेशी विवरण। तो विदेशी यात्रियों में अलग-अलग हमने एक तो यूनानी रोमन लेखक पढ़े, यूनानी रोमन लेखक जिसमें किटेशियस का वर्णन, हेरोडोटस का वर्णन, या फिर हेरोडोटस के बाद में कुछ और, नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस के वर्णन आते हैं, डायमेकस डायोनीसियस आता है, मेगास्थनीज आता है। इनके वर्णन जो है इतिहास की जानकारी देते हैं। फिर हमने चीनी यात्री पढ़े, तो चीन से आने वाले सबसे पहले फाहियान, फिर सुंगयुन, फिर हुएनसांग, इत्सिंग जानकारी देते हैं इतिहास की। फिर हमने अरब के लेखक पढ़े, जिसमें सबसे पहले अल बरूनी है, उसके बाद में अल मसूदी, उसके बाद में जैसे एक था मासूमी, शायद उसका नाम था मासूमी था, कौन सा था, इतिहास की जानकारी देते हैं। उसके बाद में हम पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे हैं, तो पुरातात्विक में हमने पढ़ा, अभिलेख जानकारी देते हैं, सिक्के जानकारी देते हैं और स्मारक जानकारी देते हैं। स्मारक बहुत सारे हैं और कुछ स्मारक हमने आज पढ़ने की कोशिश की है। हम इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।